नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। इस YouTube चैनल पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE और नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको क्या चीज मिलने वाली है? फुल चैप्टर रिवीजन मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज एंड कंबाइंड प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट भी मिलेंगी और जो भी डाउट मेरे पास आएंगे उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, लिंक आपकी स्क्रीन के सामने दे रखे हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना तो मुझे आपकी स्क्रीन पे दी हुई आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। चैप्टर होगा सरफेस केमिस्ट्री। 2020 के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। तो बच्चों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये पूछ रहा है कि x/m की वैल्यू क्या होगी, और इसने दो चीजें दे रखी है। एक तो इंटरसेप्ट दे रखा है, दो इंटरसेप्ट यानी log k है, वो इसने दे रखा है 0.4771, स्लोप 1/n दे रखा है इसने 2, और जो प्रेशर है उसकी वैल्यू है 0.04 atm। तो ये तीन चीजें दे रखी है और आपको x/m की वैल्यू पता करनी है। तो जनरली बच्चों, जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? x/m = kp1/n। ठीक, तो आपको x/m निकालना है। k की वैल्यू आपको log k से मालूम चलेगी, प्रेशर दे रखा है, 1/n की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। तो log k = 0.4771, तो k = हो जाएगा एंटी लॉग 0.4771 और वैल्यू आपकी स्क्रीन के सामने है 3। क्लियर? तो अब सारी चीजें फॉर्मूले में पुटअप कीजिए। तो x/m = k की वैल्यू आई 3 और प्रेशर है 0.04 और इसकी पावर हो जाएगी 2। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 48 × 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगेन आइसोथर्म से आ रखा है। तो यहां पर पूछा है x/m वर्सेस प्रेशर, कौन सा ग्राफ सही होगा, और टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे रखी है। तो बच्चों, हम सब लोग जानते हैं जो एड्सॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बच्चों जो एड्सॉर्प्शन है वो कम होगा, है ना। तो इसका मतलब जिस गैस का टेम्परेचर कम होगा उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होने वाला है, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एड्सॉर्प्शन कम होगा। तो बच्चों, जो ए वाला ग्राफ है ना, ए वाला करेक्ट मैच है। तो 200 केल्विन पर एड्सॉर्प्शन यानी x/m की वैल्यू ज्यादा होगी, 270 पर x/m की वैल्यू कम होगी। क्लियर? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। यहां पर x/m की वैल्यू हमें मालूम करनी है और इंटरसेप्ट, स्लोप और प्रेशर दे रखा है। तो x/m हमें मालूम करना है। स्लोप 1/n की वैल्यू यहां पर दे रखी है 2, log k की वैल्यू यहां पर दे रखी है 0.4771 और प्रेशर है यहां पर है 4 atm। तो बच्चों, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर log k की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो k = हो जाएगा 3, है ना। तो अब सारी चीजें फॉर्मूले में पुटअप कीजिए। तो x/m = kp1/n। ठीक, तो k की वैल्यू है 3, p की वैल्यू है यहां पर 4 और 4 का होल आ जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 48। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा फॉर एड्सॉर्प्शन के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ध्यान से पढ़िए। ΔH become less negative as adsorption proceed। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब एड्सॉर्प्शन बढ़ता है तो डेल्टा एच लेस नेगेटिव यानी पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि ये
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दूसरा स्टेटमेंट, बी वाला स्टेटमेंट देखिए, ऑन गिवन एड्सॉर्बेंट अमोनिया इज एड्सॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन। दो गैस हैं अमोनिया एंड N2, अमोनिया ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, N2 कम एड्सॉर्ब होगी। रीजन, अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है जबकि N2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर की बॉन्डिंग अच्छी होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसीलिए अमोनिया ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, N2 कम एड्सॉर्ब होगा। तो बी वाला स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3, ऑन एड्सॉर्प्शन द रेसिडुअल फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इंक्रीज। तो बच्चों जो रेसिडुअल फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है, तभी जाके बैलेंस होगा। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट 4 देखिए, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीज। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जो स्टेटमेंट 4 है वो भी गलत है। तो दो स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा, इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, ए मिक्सचर ऑफ गैस O2 H2 and CO दे रखी है। एक क्लोज वेसल में तीनों की तीनों गैस है और चारकोल में ये एड्सॉर्ब हो रही है। तो कौन सा ग्राफ प्रेशर और टाइम के हिसाब से एकदम सही होगा? तो टाइम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन भी कम होता जा रहा है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो प्रेशर और टाइम, प्रेशर कम होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा, देखो क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर को हम TK से रिप्रेजेंट करते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो बच्चों क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो सारे स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, अबाउ विच द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर पूछ रहा है कि आपको क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन पर माइसेल्स की फॉर्मेशन करनी है। तो कौन सा ग्राफ इसके लिए या कौन सा बीकर इसके लिए करेक्ट होगा? तो बच्चों क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसके ऊपर माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, जो बीकर ए और बीकर बी है वहां पर माइसेल्स नहीं बन रहे, केवल बीकर सी और बीकर डी में माइसेल्स बन रहे। क्लियर? तो सी और डी में एक आंसर होने वाला है। अब देखिए बच्चों, जो सर्फेक्टेंट होता है वो इस तरह का होता है ना, इसका जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो इसकी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। अब जब इसको आप वाटर में डालोगे तो जो पोलर एंड है वो पोलर की तरफ आएगा, यानी जो हेड है वो नीचे की तरफ आना चाहिए इस तरह से, है ना। जबकि सी वाले बीकर में हेड ऊपर की तरफ आ रहा है और नॉन पोलर एंड वाटर की तरफ है, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब डी वाले बीकर को इमेजिन कीजिए, इसका जो ओरिएंटेशन है पोलर हेड का वो नीचे की तरफ है, ये पोलर है, तो इसका मतलब ये वाटर के साथ कंपैटिबल है, तो करेक्ट है। और जो माइसेल्स की फॉर्मेशन है उसमें भी जो पोलर हेड है वो वाटर की तरफ है और नॉन पोलर टेल डर्ट की तरफ है। तो डी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक कॉलोइडल सस्पेंशन बनाना है, किसको मिलाएंगे? इओसिन डाई, एग व्हाइट, फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर। तो इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से होगी? तो बच्चों जो सस्पेंशन होता है उसकी स्टेबिलिटी सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से होती है, और यहां पर सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा है? एग व्हाइट। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। देखिए बच्चों, किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन को टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। पहली कंडीशन, जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों के बीच काफी डिफरेंस होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और दूसरा, जो डायमीटर ऑफ पार्टिकल है वो ना तो ज्यादा छोटे होने चाहिए ना तो बड़े होने चाहिए, लगभग जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्ड होने चाहिए। तो इसीलिए अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, द एनायनिक माइसेल्स इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ। तो बच्चों जो एनायनिक माइसेल्स होते हैं उनमें जो हेड होता है वो एक आयन होता है, हेड एक आयन होता है और
ये वाली टेल एक नॉन पोलर होती है, तो हेड क्या होगा बच्चों, आयन होगा। तो अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें जो SO4 वाला है ना, ये आपने देख रहा है SO4, तो ये एक आयनिक माइसेल्स का डायग्राम है, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड। तो कॉलॉइड के प्रिपरेशन के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है ब्रैडीज आर्क मेथड, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द साइज ऑफ रॉ मैंगो श्रिंक टू ए मच स्मॉलर साइज व्हेन केप्ट इन ए concentrated salt solution। तो ये प्रोसेस क्या होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, तो आंसर ए विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द हार्डी-सूजे फॉर्मेशन द फ्लॉकुलेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल आर गिवन ऑर्डर। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल को आपको फ्लॉकुलेट करवाना है। तो बच्चों जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, और जितने भी नीचे आपके पास कंपाउंड दे रखे हैं सब में आपको एनायन देखने हैं। तो K4FeCN6 में एनायन कौन सा है, FeCN6 3-, K2CrO4 में CrO4 2-, KBr में Br-, KNO3 में NO3-, और AlCl3 में Cl-। ठीक। तो बच्चों दो चीजें होती है, एक होती है फ्लॉकुलेशन वैल्यू और दूसरी होती है फ्लॉकुलेशन पावर। तो फ्लॉकुलेशन पावर और फ्लॉकुलेशन वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। तो किसी कंपाउंड की फ्लॉकुलेशन पावर या किसी आयन की फ्लॉकुलेशन पावर उसके चार्ज पर डिपेंड करती है। अगर बच्चों चार्ज बढ़ेगा तो फ्लॉकुलेशन पावर भी बढ़ेगी, है ना। तो इसको ऐसा समझिए कि अगर चार्ज बढ़ेगा, एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो फ्लॉकुलेशन वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, तो जिसका चार्ज कम है उसकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अगर आप सारे ऑप्शन को देखोगे तो जो FeCN6 3- है ये सबसे कम होना चाहिए, और BrNO3Cl लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए। अब 14 एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक सॉल दे रखा है, और वो कौन सा सॉल है, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। तो बच्चों आर्सेनिक सल्फाइड जो है नेगेटिव नेचर के सॉल होते हैं, तो इसको फ्लॉकुलेट करवाने के लिए हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जैसे HCl। तो HCl बच्चों क्या देगा, H+ और Cl- है ना। तो H+ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लॉकुलेशन ऑफ AS2S3। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जो HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। HCl की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दे रखी है 30 मिलीमोल पर लीटर, यानी जो 30 मिलीमोल HCl है वो 1 लीटर सॉल को फ्लॉकुलेट करवा रहा है। ये तो डेफिनेशन हुई थी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 लीटर सॉल इज फ्लॉकुलेट बाय 30 मिलीमोल HCl, ऐसा कुछ है। ठीक, लेकिन बच्चों हमें निकालनी किसके लिए, H2SO4 के लिए निकालनी है, और उसका वेट निकालना है। क्लियर। तो अब देखिए, सबसे पहले आप HCl के लिए कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि 1 लीटर सॉल को फ्लॉकुलेट करने के लिए 30 मिलीमोल की जरूरत पड़ती है। तो 1 ml सॉल के लिए कितना होगा बच्चों, 30/1000, है ना। तो जो 250 ml है उसके लिए कितना होगा, 30 × 250/1000। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 7.5 मिलीमोल HCl, है ना। तो 250 ml सॉल को फ्लॉकुलेट करवाने के लिए आपको इतनी HCl की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे आइए। तो बच्चों जो 7.5 HCl है वो H2SO4 के कितने ml के बराबर होगा, वो होगा 3.75 मिलीमोल के बराबर, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है,
ये 2H प्लस आयन सोल्यूशन में देता है, जबकि केवल ये 1H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो H2SO4 की फ्लोकुलेशन पावर डबल हो जाएगी उतने ही मोल में, है ना। तो अगर इसके 7.5 मिलीमोल यूज होते हैं तो इसके कितने होंगे, 3.75 मिलीमोल। तो बच्चों यहां पर जो है 250 ml सॉल को 3.75 मिलीमोल H2SO4 फ्लोकुलेट करवा रहे हैं। तो अब हमें 3.75 मिलीमोल का वेट निकालना है। तो हम सब लोग जानते हैं कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल। तो 98 इंटू 3.75 और मिली को हम लिखें 10⁻³ तो बच्चों ये आ जाता है 367.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। और इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.367 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अगर आपको 2005 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, उसको क्लिक करके आप बाकी के क्वेश्चन देख सकते हैं। 2019 से लेकर 2005 तक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इस वीडियो को ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ लिंक दिए, आप उनके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।